हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाली बेस्ड ऑन फाइनेंस की इंफॉर्मेशन जो हमें देखती है, और साथ ही साथ ये एक पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई बुक है। दैट्स बुक नेम इज़ रिच डैड एंड पुअर डैड। ओके, इसके जो लेखक है रॉबर्ट टी कियोस्की, उन्होंने अपनी इस बुक में ज़िंदगी के दो प्रभावशाली व्यक्तियों की सोच की तुलना की है। जब ये बुक पहली बार मार्केट में आई थी और मैंने इसका टाइटल पढ़ा था, तो आई थॉट कि ये किसी दो डैड के बारे में इंफॉर्मेशन है। बट जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किए तो ऑलमोस्ट मैंने इसे 10 बार पढ़ लिया है। अभी तक मैंने इस बुक को 10 बार फिनिश कर लिए हैं पढ़ के। बिकॉज पुअर डैड ये कोई कैरेक्टर प्ले नहीं है, या रिच डैड के कोई कैरेक्टर प्ले नहीं है, बल्कि ये एक पुअर और रिच के सोच की बात की गई है इसमें। पुअर डैड यानी कि उनके जैविक पिता, मतलब जो उच्च शिक्षित सरकारी नौकरी में हैं, एंड रिच डैड मीन्स कि उनके मित्र के पिता, राइट, उनके मित्र के पिता जो औपचारिक रूप से अधिक शिक्षित तो नहीं है लेकिन सफल व्यवसायी और निवेशक है। चूँकि उन्होंने यहाँ अपने डैड और फ्रेंड्स के डैड को रिच डैड करके संबोधित किया, बट जब आप धीरे धीरे बुक को पढ़ना और समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं बल्कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है। लोगों की सोच कैसे डिफ़र हो जाती है, अमीरों की सोच और गरीबों की सोच में वो जो एक छोटा सा फ़र्क होता है, वो चीज़ इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, राइट। इसके साथ ही इस बुक में ये बताया गया है कि रिच डैड पुअर डैड कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये कोई वास्तविक व्यक्ति थे या नहीं, इस पर वर्षों से चर्चा होती आ रही है। ठीक है, लेखक ने ये भी स्वीकार किया है कि पुस्तक में कुछ घटनाएं शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, इसका रियल जिंदगी से लेना देना नहीं है। इसलिए इसे ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल माइंडसेट सीखने वाली बुक की तरह आपको पढ़ना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी, और फिर हम लास्ट में समझेंगे कि पूरी कहानी समझने के बाद हमारे पास की पॉइंट, जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही शहर में जन्मे, एक ही स्कूल में पढ़े और एक जैसी मेहनत करने वाले दो लोग, फिर भी एक इंसान 60 साल की उम्र तक ईएमआई भरता रहता है और दूसरा 40 साल की उम्र में ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का होता है या फिर फर्क सिर्फ सोच का होता है? आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी जिंदगी में दो पिताओं की सोच ने हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को बदल दिया। एक छोटा सा लड़का था, आरव। उसके अपने पिता बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी थी, समाज में सम्मान था और उनकी इज्जत सभी लोग करते थे। लेकिन महीने के अंत में घर में पैसों की चिंता हमेशा रहती थी। दूसरी तरफ उसके दोस्त के पिता थे। ज़्यादा डिग्री नहीं थी लेकिन उनके पास कई व्यवसाय थे, अर्थात बिजनेस। लोग उनके लिए काम करते थे और पैसा लगातार उनके पास आता रहता था। एक दिन लड़के ने, अर्थात आरव ने, दोनों से एक ही सवाल पूछा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? जो उसके अपने पिता थे उन्होंने कहा, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और सुरक्षित जीवन जियो। शायद कभी कभी हमारे पिता भी कुछ इस तरीके से ही हमें समझाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यह सलाह गलत है, ये सलाह बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन दूसरे पिता मुस्कुराए और बोले, दूसरे पिता अर्थात उसके दोस्त के पिता मुस्कुराए और बोले, अगर पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो पैसा हमेशा तुम्हारा मालिक रहेगा। यहीं से लड़के की सोच बदलनी शुरू हो गई। अर्थात जो उसके दोस्त के पिता थे उसको नाम उस लड़के ने दिया रिच डैड। रिच डैड ने उसे कभी पैसों का लालच नहीं सिखाया, उन्होंने उसे सबसे पहले डर को समझना सिखाया। उन्होंने पूछा, लोग नौकरी क्यों करते हैं? आरव ने कहा, पैसे कमाने के लिए। रिच डैड बोले, नहीं, लोग नौकरी करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि अगर नौकरी चली गई तो ईएमआई कौन भरेगा,
बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। यही डर इंसान को पूरी जिंदगी एक ही जगह बांध देता है। एक दिन रिच डैड लड़के को अपने एक छोटे से ऑफिस में ले गए। उन्होंने एक कागज बनाया, एक तरफ लिखा इनकम, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस। फिर बोले, तुम्हारी जेब में पैसा किस वजह से आता है। लड़का चुप। रिच डैड फिर बोले, अगर कोई चीज तुम्हारी जेब में पैसा डालती है तो वो तुम्हारी संपत्ति है, और अगर वही चीज हर महीने तुम्हारी जेब से पैसा निकाल ले जाती है तो चाहे दुनिया उसे कितनी भी कीमती क्यों ना कहे, वह तुम्हारे लिए बोझ बन सकती है। और यहीं से एसेट और लायबिलिटी का विचार जन्म लेता है। कुछ साल बाद आरव बड़ा होने लगा। उसने देखा लोग बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, महंगे घर लेते हैं, नई नई चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में बचत कम हो जाती है। रिच डैड बोले, लोग पहले अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। यह वाक्य लड़के के दिल में उतर गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रिच डैड ने उसे कभी यह नहीं कहा कि नौकरी छोड़ दो। उन्होंने कहा, अगर नौकरी करते हो तो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाओ जो भविष्य में तुम्हारे बिना भी पैसा कमा सके, यानी एक ऐसी आय जो हर सुबह तुम्हारे ऑफिस जाने का इंतजार ना करे। धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, असली दौलत होती है समय पर अपना अधिकार। अगर तुम्हें पैसे के लिए हर दिन काम करना पड़े तो तुम अभी भी पैसे के कर्मचारी हो, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे तो तुम धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हो। रिच डैड ने एक और बात कही थी आरव से, स्कूल तुम्हें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन बहुत कम स्कूल है जो तुम्हें पैसा संभालना सिखाएगा। गणित पढ़ाई जाती है लेकिन टैक्स नहीं, इतिहास पढ़ाया जाता है लेकिन निवेश नहीं, डिग्री मिल जाती है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश सामने आया। कमाई बढ़ाने से पहले सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि दो लोग एक जैसी सैलरी कमा कर भी पूरी तरह अलग जिंदगी जी सकते हैं। एक व्यक्ति हर महीने पूरी तनख्वाह खर्च कर देता है, दूसरी तरफ वही तनख्वाह भविष्य के लिए निवेश कर देता है। फर्क आय का नहीं, आदतों का होता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी आवश्यक है। ये किताब प्रेरणा देती है, लेकिन इसकी हर बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती। कई वित्त विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा पारंपरिक अकाउंटिंग से अलग है। कुछ उदाहरण वास्तविक जीवन की तुलना में सरल दिखाए गए हैं। इसलिए इस किताब को निवेश का अंतिम नियम नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सोच बदलने वाली किताब समझना अधिक उचित है। और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी इस पुस्तक को पढ़ते हैं, क्योंकि यह आपको अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है, क्या मैं पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागूंगा या ऐसा जीवन बनाऊंगा जहां एक दिन पैसा मेरे लिए काम करेगा। यही सवाल इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर इस कहानी ने आपको पैसे को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है तो याद रखिए, धन कमाना एक कौशल हो सकता है, लेकिन धन को संभालना और बढ़ाना एक सोच है। और कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि हमारे सोच, हमारे माइंड से होती है। जब इतनी बातें हम लोगों ने इस बुक से समझ ही ली है, तो चलिए अब इसे हम पॉइंट वाइज वैल्यू के टर्म में समझते हैं कि ओवरऑल ये बुक हमें कौन से वैल्यू पॉइंट्स की बात कर रही है। पहला, पैसे के लिए केवल काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो, राइट। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फॉर्मल एजुकेशन। तीसरा, एसेट बढ़ाओ और लायबिलिटीज को नियंत्रित करो, यानी कि कंट्रोल में रखो। चौथा, अपनी आय का कुछ हिस्सा हमेशा निवेश करना सीखो। पांचवा, केवल सैलरी पर निर्भर मत रहो, मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस बनाने की कोशिश करो। छठा, कैश फ्लो
को समझो और उसको ट्रैक करना सीखो। 7वां इस बुक का लेसन हमें ये सिखाता है, निवेश करने से पहले ज्ञान प्राप्त करो। अर्थात आपने जितना भी निवेश किया है उससे पहले आपको उसकी नॉलेज, निवेश प्राप्त करने से पहले आपको उसकी नॉलेज गेन करना होगा, तभी आप निवेश से बेनिफिट गेन कर पाओगे। और 8वां कहता है कि डर और लालच के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना सीखो। इसका 9th पॉइंट ये कहता है कि कम्युनिकेशन, सेल्स और लीडरशिप जैसे सॉफ्ट स्किल भी धन निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही लगातार सीखना और दीर्घकालिक सफलताओं की पूंजी बना के रखना भी आपको आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ ही एक लेसन और इस बुक में मिलता है हमें कि जोखिम को समझकर निवेश करो, बिना समझे किसी भी अवसर का पीछा नहीं किया जाता। और लास्ट ये कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए धैर्य, सही नॉलेज और सही फैसले सभी की जरूरत पड़ती है। थैंक यू।